Good afternoon, students. Hindu Law Section 8, Registration of Hindu Marriage. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 5 और सेक्शन 7 डील कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डील करेंगे सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 8 बात करता है हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। विवाह का प्रमाण। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार हिंदू विवाहों को प्रमाणित करने की विधि को सरलतम बनाने के लिए प्रदेश सरकारें ऐसा नियम बना सकती हैं जिससे निश्चित शर्तों के अनुसार हिंदू विवाह को एक निश्चित पंजिका में पंजीकृत किया जा सके। विवाह के पंजीकरण के लिए 30 दिन का आपत्ति दाखिल करने के समय को उप निबंधक को पालन करना बाध्यकारी है और वह 30 दिन के समय को अनदेखा करके विवाह के पक्षकारों को प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता है। पंजीकरण कब आवश्यक होता है? प्रदेश सरकारें जब यह आवश्यक समझती हैं या उनकी यह धारणा रहती है कि पूरे प्रदेश में या किसी भाग में कुछ विषयों या सभी विषयों में विवाहों का पंजीकरण होना चाहिए, तो वह इसके लिए नियम बना सकती है। उपधारा 2 में यह प्रदेश सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि यदि वह उचित समझे तो विवाह के सभी विवरणों का पंजीकरण अनिवार्य कर दे। जहां इस आशय का निर्देश दिया जाएगा वहां कोई व्यक्ति अगर इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर 25 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। पंजीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? जहां हिंदू पक्षकारों के द्वारा विवाह किसी विदेशी विधि के अंतर्गत संपन्न किया गया हो और उस विवाह का पंजीकरण कराया गया हो, वहां ऐसे पक्षकार पंजिका में पंजीकरण होने के आधार पर डिवोर्स की याचिका कोर्ट के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी विधि के अंतर्गत संपन्न किए गए विवाह के संबंध में न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है और पंजीकरण न होने से पक्षकारों की विवाह का वैधता पर कोई प्रभाव पड़ेगा। एक केस आता है बीडी ग्रह लक्ष्मी वर्सेस टी प्रशांत। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि जहां विवाह के पक्षकारों के द्वारा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने विवाह के संबंध में पेश किया गया हो कि उसका विवाह संपन्न हो गया है, वहां इस तथ्य की, इस फैक्ट की अभिपुष्टि नहीं की जा सकती है कि उसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 की शर्तों को पूरा करके किया गया है। विवाह का पंजीकरण करा लेना तथ्यों को साबित नहीं करता, बल्कि यह लोक सेवक के समक्ष किया गया एक कथन होता है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज माना जाएगा। जब मैरिज रजिस्ट्रेशन हम करा लेते हैं तो वो एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है और हम एक लोक सेवक के समक्ष, जो उप निबंधक रजिस्ट्रार महोदय होते हैं, उनके समक्ष हम जाकर के वो कथन करते हैं। तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अंतर्गत एक प्रकार का पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। राजेश राजन बनाम चीफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज तिरुवनंतपुरम। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि विवाह पंजीकरण के लिए अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। यदि दिए गए प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य किया जाता है तो ऐसा पंजीकरण न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट केस निशान मोन एल बनाम अल्फाज म्यूनिसिपैलिटी व अन्य। इस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पक्षकारों को विवाह के पंजीकरण के लिए स्थानीय पंजीकरण अधिकारी के यहाँ उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।
जब तक कि विवाह के पक्षकारों पर कोई संदेह उत्पन्न न हो, यह एक अपवाद है कि सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। ये सेक्शन 8 था। सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की। ठीक, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 9, बात करता है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की। तो देखते हैं सेक्शन 9 क्या बात करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा के अनुसार दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन का प्रावधान किया गया है। यह है कि दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। हिंदू विवाह का क्या उद्देश्य है? हिंदू विवाह का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन के सुख एवं सुविधा से संबंधित है। विवाह के पक्षकारों को एक साथ रहने तथा एक दूसरे के साथ सहवास करने का अधिकार होता है। वे एक दूसरे से बिना किसी युक्त कारण के अलग नहीं रह सकते हैं। यानी ए और बी का अगर विवाह संपन्न हो गया है तो वो एक साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। बिना किसी युक्त कारण के वो दोनों अलग सेपरेट रूप में निवास नहीं कर सकते हैं। उन दोनों का सहचर्य कैसा होगा? साथ में होगा, एक गृह में निवास करेंगे। उनको साथ में रहने का अधिकार, एक दूसरे के साथ सहवास करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। वे एक दूसरे से बिना किसी युक्त कारण के अलग नहीं रह सकते हैं। धारा 9 के अंतर्गत इस अधिकार की पुनर्स्थापना के संबंध में यह कहा गया है कि जहां पर पति या पत्नी ने बिना युक्त कारण के एक दूसरे के साथ रहना त्याग दिया हो, तो ऐसा व्यथित व्यक्ति जिला न्यायालय में याचिका द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की प्रार्थना कर सकता है। वो जिला न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से, जो व्यथित पक्षकार है जिसका त्याग कर दिया गया है, जिला न्यायालय में याचिका के माध्यम से अपनी याचिका पेश कर सकता है। यदि न्यायालय जो याचिका पेश की गई है व्यथित पक्षकार के द्वारा, न्यायालय उसके तथ्य की जांच करेगा। अगर वो तथ्य की जांच में सही पाता है तो वो व्यथित पक्षकार के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री पास कर सकता है। ठीक, यदि न्यायालय याचिका में वर्णित प्रार्थना तथा तथ्यों पर विश्वास कर लेता है तथा न्यायालय की दृष्टि में ऐसा कोई अन्य वैध आधार नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जा सके, तो कोर्ट याचिका की प्रार्थना के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री दे सकता है। ठीक, पॉइंट नंबर 1, दो में से किसी पक्ष ने बिना किसी युक्त कारण के दूसरे के साथ रहने का त्याग कर दिया हो। नंबर 2, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र से न्यायालय सेटिस्फाइड हो गया हो। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किए जाने का कोई आधार ना हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री जो है पारित कर देगा। केस साधु सिंह बलवंत सिंह बनाम श्रीमती जगदीश कौर। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि धारा 9 के अंतर्गत डिक्री प्राप्त करने के लिए 2 बातें साबित करनी आवश्यक होती हैं। नंबर 1, जिसने याचिका पेश की है उसका त्याग कर दिया गया हो, यानी ए और बी हैं। हस्बैंड जो है वो अगर अपना घर का त्याग करके चला गया है तो जो पीड़ित पक्षकार है वो बी वाइफ है, वो अगर कोर्ट जाती है, अपने ग्राउंड्स उठाती है, कोर्ट उस ग्राउंड्स की तथ्य की जो भी स्टेटमेंट याचिका में पेश किया गया है उसकी जांच करेगी। कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाता है कि ये क्या है, पिटीशन सही है, तो वो वाइफ के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री पास कर देती है। ठीक, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की याचिका पीड़ित पक्षकार को
जल्द से जल्द दायर कर देनी चाहिए। ठीक, इसमें मेन पॉइंट है औचित्यपूर्ण कारण। औचित्यपूर्ण कारण, दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापन की कोई भी याचिका तब तक सफल नहीं होती है जब तक कि यह ना दिख जाए कि साथ न रहने के आधार युक्त नहीं है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि अलग रहने के कारण उचित एवं युक्त हैं, तो याचिका खारिज कर दी जाती है। यानी जो सहचर्य का त्याग किया गया है, अगर कोर्ट को ऐसा दर्शित होता है कि ये जो बिल्कुल उचित और रिजनेबल ग्राउंड पे किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है याचिका को खारिज कर देगा। जहां पति ने पति के विरुद्ध चारित्रिक दोष का आरोप लगाया हो, पति क्या है, चारित्रिक दोष का आरोप लगा रहा है, पत्नी अगर घर छोड़कर चली जा रही है, तो ये क्या है, एक तरह का रिजनेबल ग्राउंड है, तो पति को डिक्री प्राप्त नहीं होगी। अथवा वो पत्नी को मानसिक मेंटल टॉर्चर कर रहा है, मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, तो इस स्थिति में भी उसको उचित ग्राउंड मिल जाएगा और उसके फेवर में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट केस है एनआर राधाकृष्णन वर्सेज एन धनलक्ष्मी। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि पति द्वारा पत्नी को साथ रखने की याचना किया जाना का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। यदि पत्नी एक अच्छी नौकरी में है किंतु पति से दूर रहती हो, तो उस स्थिति में पत्नी का अलग रहना एक युक्त कारण होगा और पति का दाम्पत्य अधिकार पुनर्स्थापन संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाएगा। इस केस में ये हुआ कि ये कहा गया मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कि अगर पत्नी एक अच्छी सर्विस या नौकरी में है और वो इस कारण से अपने जॉब के कारण अपने पति से दूर रहती है, तो इस अवस्था में पति के द्वारा अगर दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री के लिए जिला न्यायालय में आवेदन किया जाता है, तो इसको खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि नौकरी के कारण पत्नी का दूर रहना पति से ये एक युक्त कारण है। अगला केस है करनाल सिंह अमर बनाम श्रीमती भूपिंदर कौर। इस मामले में जहां पति अपनी पत्नी को शारीरिक प्रताड़ना देता था, खौलते पानी से उसका हाथ जला दिया करता था और उसके विरुद्ध चरित्र दोष का गंभीर आरोप लगाता था, इस प्रकार की मानसिक यातनाएं देता था, न्यायालय ने यह कहा कि पत्नी ने ठीक ही पति से मुक्ति ले ली और उसका घर छोड़कर अपने माता पिता के घर सुरक्षित रहने लगी। ऐसी स्थिति में पति द्वारा लाई गई दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की याचिका खारिज कर दी गई। इस केस में पति क्या करता था, पत्नी को मारता पीटता था, खौलता पानी डाल देता था और भला बुरा कहता था, तो वो उसका घर छोड़ के अपने मायके अपने पिताजी के घर चली गई, माता पिता के। तो पति के द्वारा जब दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री पास की गई, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, पत्नी द्वारा किया गया कार्य एकदम उचित है, रिजनेबल है, अतः पति के फेवर में दाम्पत्य अधिकारों की डिक्री नहीं मिलेगी और इनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है। थर्ड है एस जयकुमारी बनाम एस कृष्णन नायर। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह कहा कि पति के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी दायर की गई याचिका को खारिज करने के लिए पत्नी के ऊपर यह दबाव नहीं डाला जा सकता है कि वह साबित करे कि उसको शारीरिक प्रताड़ना दी जाती रही है। यदि उसको मानसिक संताप दिया जाता रहा है तो भी धारा 9 के अंतर्गत दायर की गई याचिका खारिज की जा सकती है। ठीक, अगला केस रीमा बजाज बनाम सचिन बजाज। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जहां धारा 9 के अंतर्गत कोई याचिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, वहां ऐसे मामले में पक्षकारों के द्वारा विवाह विच्छेद की धारा 13 के अंतर्गत संशोधन आवेदन पत्र के माध्यम से विवाह विच्छेद के आधार के अंतर्गत इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और न ही अन्य कोई आधार को वाद्य के संशोधन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट केस हरदीप सिंह वर्सेस श्रीमती दलीप कौर।
इस केस में पंजाब हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जहां पति ने इस आग्रह को कि वह अपने माता पिता से अलग घर बनाकर रहे अस्वीकृत कर दिया जाता है, वहां पत्नी का इस बात से असंतुष्ट होकर पति से अलग रहने का कोई वैध कारण उत्पन्न नहीं हो जाता और इस आधार पर पति के दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की याचिका का विरोध नहीं कर सकती है और पृथक निवास का दावा कर सकती है। पति के दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना की डिक्री उसी दशा में सफल होगी जबकि पत्नी को अलग रहने के युक्त कारण नहीं है। तो डिक्री किसी भी पार्टी को तभी मिलेगी जब कोर्ट को ये लगेगा कि जो ग्राउंड इनके द्वारा उठाया गया है, जो कथन किया गया है, वो सत्य है और बिना किसी युक्त या उचित कारण के घर का त्याग कर दिया गया है। अगला केस श्रीमती संतोष राम स्वरूप वर्सेज राम स्वरूप गणेश लाल। इस मामले में पत्नी बिना कारण पति का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली गई। उसके वापस जाने के बाद पति उसे अपने साथ रखने का काफी प्रयास करता है, लेकिन पत्नी जो है वापस नहीं आती है। पति ने इस आधार पर दाम्पत्य पुनर्स्थापन के लिए जिला न्यायालय के समक्ष एक याचिका पेश कर देता है। इस वाद में न्यायालय ने यह कहा कि उपरोक्त परिस्थिति का अवलोकन करते हुए पति के पक्ष में दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री न्यायालय को पारित करनी चाहिए। इस वाद में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि पत्नी ऐसे परिस्थिति में किसी भी प्रकार की भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यदि कोई वृद्ध माता पिता का साथ रहना पति पत्नी के सुख एवं सहवास में बाधा उत्पन्न करता हो अथा ससुर का व्यवहार पुत्र वधू के प्रति ठीक नहीं हो, जहां पत्नी को इस बात का भय हो कि नौकरी कर लेने पर उसके पति का व्यवहार उसके प्रति क्रूरतापूर्ण हो जाएगा और इसी भय के कारण वह अलग रहती है और दहेज की मांग का मिथ्या आरोप लगाती है, वहां उसके अलग रहने का औचित्यपूर्ण कारण नहीं माना जाता है। तो इस ग्राउंड पे भी पत्नी का जो कारण है वो उचित नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट केस रविंद्रनाथ बारिक वर्सेस श्रीमती परमिला बाला बारिक। इस केस में पति द्वारा धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर किए जाने पर पत्नी ने अभिवचन में यह कहा कि पति का पिता उसको प्रायः परेशान करता है तथा यातनापूर्ण व्यवहार करता है ससुर उसके साथ, अतः पति द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर देनी चाहिए। यहाँ कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी की शिकायत पति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके पिता के विरुद्ध है, जिसके कारण वह पति के साथ नहीं रहना चाहती है। फिर भी न्यायालय ने पति की याचिका खारिज कर दी और यह निर्धारित किया कि पत्नी का पति से अलग रहना युक्त है। अगला केस है रीता प्रजापति वर्सेज संजय कुमार। इस केस में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां पति और पति के परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार पत्नी के प्रति क्रूरतापूर्ण रहा है और उनके द्वारा उसे परेशान किया जाता रहा है, वहां पति दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की आज्ञप्ति पाने की अधिकारी नहीं होगी। तो दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन क्या होता है? पुनर्स्थापन मतलब पुनः की स्थिति में ले आना। ए और बी पति पत्नी हैं तो वो एक साथ एक गृह में निवास करेंगे, एक साथ उनको निवास करने का अधिकार है, सहवास करने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई एक पक्षकार बिना किसी युक्त कारण के उस घर का त्याग कर देता है, सहचर्य का त्याग कर देता है, दाम्पत्य जीवन का त्याग करके कहीं और चला जाता है, तो जो व्यथित पीड़ित पक्षकार है वो जिला न्यायालय में एक अर्जी के माध्यम से अपने कथनों को याचिका में लिखेगा और ये भी लिखेगा कि जो सहचर्य का त्याग किया गया है दूसरे पक्षकार के द्वारा वह अनुचित है एवं बिना युक्त कारण के ऐसा त्याग किया गया है। कोर्ट याचिका में जो कथन किए गए हैं उनकी जांच करेगा। अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि जो कथन व्यथित पीड़ित पक्षकार के द्वारा किया गया है वह सही है और जो सहचर्य का त्याग किया गया है वह अनुचित है, बिना किसी युक्त कारण है,
तो जिला न्यायालय व्यथित पक्षकार के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन अर्थात धारा 9 की डिक्री उसके फेवर में पारित कर देता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि जो सहचर्य का त्याग किया गया है वो उचित और युक्त कारण के अनुसार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री नहीं देगा और ऐसी याचिका को खारिज कर देगा। जैसे पति है पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसके ऊपर चारित्रिक लांछन लगा रहा है और पत्नी इससे परेशान होकर पति के घर को त्याग करके अपने माता पिता के घर चली जाती है और पति जो है सेक्शन 9 में जाते हैं जिला न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री के लिए। तो जो है यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड था कि पत्नी जो है अपने पिता के घर चले गई, तो ऐसी स्थितियों में पति के फेवर में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अगला केस है रीता प्रजापति बनाम संजय कुमार। इस वाद में यह कहा गया कि यहाँ पति और पति के परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार पत्नी के विरुद्ध क्रूरतापूर्ण रहा है, उनके द्वारा उसे परेशान किया जाता रहा है। वहां पे पति दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री पाने के लिए अधिकारी नहीं होगा, उसको डिक्री नहीं मिलेगी क्योंकि उसने तथा उसके परिवार ने अपनी पत्नी को परेशान किया जिसके कारण वो घर छोड़कर चली गई और वह एक उचित कारण माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है डी सरिता बनाम वेंकट सुवैया। इस मामले में यह कहा गया कि धारा 9 में दी गई दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना संबंधी उपचार एक जंगलीपन तथा बर्बरता से भरा हुआ उपचार है जो संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा के उल्लंघन में है। अतः धारा 9 को संवैधानिक तौर पर शून्य एवं निष्प्रभावी करार कर दिया। न्यायाधीश महोदय ने यह कहा कि दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की डिक्री व्यक्तिगत प्राइवेसी के अधिकार का सबसे बुरा उल्लंघन होता है। यह किसी नारी को अपने शरीर को कब और किससे एक बच्चे को जन्म देने का साधन बनाया जाता है उसके इस बात पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर अनावश्यक नियंत्रण आरोपित करता है। उसका अपने शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श न किए जाने के अधिकार से वंचित करता है, क्योंकि यह प्रत्येक स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वह तय करे कि किस व्यक्ति से कब वह अपने शरीर के अवयव को स्पर्श कराएगी। न्यायाधीश महोदय के अनुसार इस प्रकार धारा 9 के अधीन डिक्री से प्राइवेसी के व्यक्तिगत अधिकार पर कुठाराघात करना होगा। इस निर्णय में यह कहा गया कि सरोज रानी बनाम सुदर्शन राज्य में पलट दिया गया और उच्चतम न्यायालय द्वारा हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह चौधरी के में दिए गए विचार का पुष्टिकरण किया गया। न्यायालय के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी उपचार विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे से सन्निकट लाता है तथा उनके आपसी मतभेद को दूर करने में भी सहायक होता है, जिससे वह भी सद्भाव के साथ रह सकें। इसका उद्देश्य सेक्शन का उद्देश्य विवाह जैसी संस्था को सुरक्षित करना है। टी सरिता के मामले में न्यायाधीश के मस्तिष्क में दाम्पत्य संबंध का तात्पर्य केवल लैंगिक संभोग से है, किंतु यह सही दृष्टिकोण नहीं था। न्यायालय लैंगिक संभोग को बाध्यकर नहीं बना सकता है, ना ही कर सकता है। संभोग वैवाहिक जीवन का एक अंग है, किंतु सभी कुछ नहीं है, ना ही विवाह के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को गौण बना देता है। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त मामले में यह कहा कि भारत में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार किसी परिनियम की ही देन नहीं है, बल्कि विवाह जैसी अवधारणा में निहित है। धारा 9 के अंतर्गत इसको किसी अत्याचार का माध्यम होने से बचाने का रक्षोपाव प्रदान किया गया है। अतः धारा 9 में दिया गया प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। नेक्स्ट केस है वारा लक्ष्मी चरक वर्सेज सत्यनारायण चरक। इस मामले में दाम्पत्य अधिकार के संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जहां की पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकार का पुनर्स्थापन आदेश की वजह से संबंध विखंडित हो चुका है और पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार की कोई संभावना न बनती हो, वहां ऐसी स्थिति में पत्नी को दाम्पत्य संबंधों के निष्क्रिय स्थिति में पति के साथ रहने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट केस पी लवन्या बनाम पी दिनेश राव। यह मामला फिर से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। इसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जहां पति ने किसी विशिष्ट कारण के बगैर पत्नी को स्वीकार करने से मना कर दिया हो, वहां ऐसी स्थिति में दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट केस श्रीमती विनीता हिमांशु अग्रवाल वर्सेज हिमांशु भनवर लाल। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद पति द्वारा वहां दायर किया जाना चाहिए जहां पत्नी निवास करती है। इस केस में यह कहा गया कि केस कहां पे फाइल होगा, यदि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद पति द्वारा दायर किया जाना है तो वाद वहां पे दायर किया जाएगा जहां पे पत्नी निवास कर रही है। तो सेक्शन 9 क्या बात करता है, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की, यानी पति या पत्नी में से किसी एक पक्षकार ने सहचर का त्याग कर दिया हो, ऐसा त्याग बिना किसी युक्त कारण या उचित कारण के किया गया हो, तो जो व्यथित पक्षकार है वो एक याचिका के माध्यम से जिला न्यायालय में अपनी एक अर्जी पेश करेगा कि दूसरे पक्षकार ने बिना किसी उचित या युक्त कारण के सहचर का त्याग कर दिया है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापन की डिक्री हमारे पक्ष में पारित करने की कृपा करें। अब न्यायालय जो व्यथित पक्षकार द्वारा याचिका पेश की गई है उनके तथ्य जो बताए गए हैं, जो कथन याचिका में किए गए हैं, उन तथ्यों की जांच करेगा, देखेगा कि मामला क्या खारिज किए जाने योग्य है या मामला डिक्री दिए जाने योग्य है। अगर कोर्ट इस बात पर सेटिस्फाइड हो जाता है कि बिना किसी उचित या युक्त कारण के सहचर का त्याग कर दिया गया है तो न्यायालय व्यथित पक्षकार के पक्ष में धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री को पारित कर देगा।